नमस्कार स्टूडेंट्स, माँ कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। नेशनलिज्म इन इंडिया का चैप्टर चल रहा था, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे रोलेट एक्ट और रोलेट सत्याग्रह। ठीक है। अपन ने अभी तक देखा था गांधी जी इंडिया आ चुके थे। जब इंडिया आए तो उन्होंने 3 सत्याग्रह लॉन्च किए थे। तीनों के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने ये जो राइजिंग नेशनलिज्म जो था उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे एक्ट लाए, ऐसे नियम लाए ताकि जो नेशनलिज्म जो इंडिया में बढ़ रहा है उसको बंद कर सके या फिर बोल सकते उसको लो कर सके। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो एक मेजर स्टेप लिया था वो लिया था इन द फॉर्म ऑफ रोलेट एक्ट। ये जो रोलेट एक्ट है 1919 में गवर्नमेंट लाई थी। इसके अकॉर्डिंग ये था कि ब्रिटिशर्स जो है किसी भी पर्सन को बिना किसी ट्रायल के या बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, और ये अरेस्ट का जो पीरियड होगा वो 2 साल तक होगा। 2 साल तक वो पर्सन ना कोई जमानत कर सकता है, ना ही अपने लिए वकील कर सकता है, ना ही उसकी हियरिंग होगी कोर्ट में। मतलब समझ गया, अगर उनको शक है किसी पर तो शक के बेसिस पर वो किसी को भी 2 साल के लिए अरेस्ट कर सकते हैं, और 2 साल तक उसको कोई भी बेल नहीं मिलेगी। बेल समझते आप, जेल से बाहर नहीं आएगा, ना ही उसके लिए कोई कोर्ट में अपील की जा सकती है, और ना ही वो अपने केस लड़ सकता है, अपने लिए वकील कर सकता है। मतलब नो दलील नो वकील। यही रोलेट एक्ट था। इसी को रोलेट एक्ट को ब्लैक बिल भी कहा गया था। उस टाइम पे काला कानून इसको कहा जाता था, क्योंकि ये जो रोलेट एक्ट था ये इसी तरीके से बनाया गया था कि लोगों में एक ब्रिटिशर्स का जो खौफ है वो लाया जा सके। ठीक है। और तो पहली आपको जो प्रॉब्लम आई रोलेट एक्ट को समझ में आ गई। ये जो पहली प्रॉब्लम थी रोलेट एक्ट के साथ, जो पहली प्रॉब्लम थी वो क्या थी? ये एक ब्लैक बिल था कि भैया इसमें हम ना तो वकील कर सकते हैं, ना ही हमारे लिए अपील कर सकते हैं, ना ही हमारे लिए बेल हो सकती है, तो इसीलिए हम इनको ब्लैक बिल्स का नाम देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड था, डिससेटिस्फेक्शन कॉज किया था इसने अमंग इंडियन मासेस। ठीक, ये इसकी पहली प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम जो थी रोलेट एक्ट के साथ वो ये थी कि ये इंपीरियल लेजिस्लेचर में पास हुआ था, इंडियंस ने अपोज किया था उसके बाद भी। इसमें एक लाइन लिखी हुई है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पास द एक्ट डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। इट वाज पास्ड डिस्पाइट द अपोजिशन बाय इंडियंस। इंडियंस के अपोज करने के बाद भी इसको इंपीरियल लेजिस्लेचर द्वारा पास किया गया था। उस टाइम पे लेजिस्लेटिव बॉडीज में कुछ मेंबर्स इंडियंस होते थे, तो वो इंडियंस के अपोज करने के बाद भी ये बिल पास किया गया था। यही एक कारण बना रिजेंटमेंट का, मतलब अपोज करने का। गांधी जी ने रोलेट एक्ट को अपोज ही इसलिए किया था इन 2 कारण की वजह से, कि एक तो ये ब्लैक बिल था और दूसरा इसको पास किया गया था डिस्पाइट अपोज्ड बाय द इंडियंस। ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट दिस गांधी जी लॉन्च रोलेट सत्याग्रह। ध्यान रखना, पिछले जो सत्याग्रह थे वो एक पर्टिकुलर एरिया या फिर पर्टिकुलर रीजन वाइज थे। ये जो सत्याग्रह था ये ऑल ओवर द नेशन था। पूरे इंडिया में रोलेट सत्याग्रह लॉन्च किया गया था बाय गांधी जी, क्योंकि गांधी जी को एक कॉन्फिडेंस आ चुका था कि अगर उन 2-3 सत्याग्रह में उनकी जीत हो गई थी तो उनको ये कॉन्फिडेंस था कि ये भी सत्याग्रह उनमें जीतेंगे। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए विच वाज द फर्स्ट मूवमेंट बाय गांधी जी ऑल ओवर द इंडिया, तो वो कौन सा था? रोलेट सत्याग्रह। ये पहला मूवमेंट था ऑल ओवर द इंडिया। रोलेट सत्याग्रह का मेन प्रिंसिपल वही सत्याग्रह से रिलेटेड था, नॉन वायलेंटली अपोज करना है, और पूरे कंट्री में रैलीज निकाली गई, डिमॉन्स्ट्रेशंस किए गए, तो वो सब चल रहा था। बट जो मेजर आपको जो पढ़ना है, इंसिडेंट्स पढ़ना है, वो पढ़ना है पंजाब का, कि पंजाब में क्या हुआ था। ठीक है। तो रोलेट सत्याग्रह चल रहा था, उसी तरह पंजाब में भी रोलेट सत्याग्रह चला था। पंजाब के अमृतसर की आपकी घटना बतानी है। ठीक है। क्या हुआ था इसमें? देखो, पंजाब के अमृतसर में रोलेट सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस के 2 लीडर्स थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक और लीडर थे। ये जो किचलू लीडर्स जो थे इनको गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था। क्या हुआ था?
गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने अरेस्टेड 2 कांग्रेस लीडर्स। 2 कांग्रेस लीडर्स को गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था, ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट कर लिया तो क्योंकि कांग्रेस लीडर्स वहां के बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स थे, तो लोग उसकी वजह से गुस्सा हो गए तो उन्होंने पुलिस स्टेशंस पर, पोस्ट ऑफिसेस पर और डिफरेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमला कर दिया। ठीक, तो इन अपोज ऑफ दैट, मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहा हूं, इन अपोज ऑफ दैट पीपल अटैक्ड पुलिस and other government buildings, क्योंकि लोगों के लीडर जो थे, प्रोमिनेंट लीडर, कांग्रेस लीडर्स जो थे, उनको अरेस्ट कर लिया था, तो उसके अगेंस्ट में लोगों ने वहां की बिल्डिंग्स जो थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, पुलिस स्टेशन थे, उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये वायलेंट होते जा रहा था, तो ब्रिटिशर्स भी चाहते थे इसको ज्यादा से ज्यादा सप्रेस कर दें। तो सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने वहां पर मार्शल लॉ इंपोज कर दिया। क्या इंपोज कर दिया? मार्शल लॉ। ब्रिटिश गवर्नमेंट imposed मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि वहां पे जो पूरा गवर्नेंस है उस शहर का, कौन सा, अमृतसर का जो गवर्नेंस है, वो एक्चुअल में कंट्रोल में आ जाएगा पूरे के पूरे किसके? एक मिलिट्री के अंडर में। और मिलिट्री का एक जनरल डायर वहां का हेड हो गया। यानी कि नॉर्मल जो गवर्नेंस होता है वो गवर्नेंस नहीं रहेगा, अब जो रूल रहेगा वो किसका रहेगा? मिलिट्री का रहेगा। ये एक्चुअल में मार्शल लॉ कहलाता है। तो समझ में आया मार्शल लॉ क्यों इंपोज कराया गया था? ठीक है, कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रोलेट सत्याग्रह चल रहा था। सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस के 2 प्रोमिनेंट लीडर्स को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया, तो उनके अगेंस्ट में लोगों ने अटैक किया गवर्नमेंट के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड करते हुए वहां पर मार्शल लॉ इंपोज कर दिया। अब मार्शल लॉ में ये था कि आपको कोई भी 4 लोग ऐसे बाहर खड़े नहीं हो सकते, आप मीटिंग नहीं कर सकते, आप ऐसे रैली नहीं निकाल सकते, ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड थी। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आपने धारा 144 के बारे में सुना होगा, है ना, आईपीसी सेक्शन 144 के बारे में सुना होगा। सिमिलरली वही कंडीशंस होती थी मार्शल लॉ में। तो जनरल डायर के अंडर में मार्शल लॉ था। अब हुआ क्या, एक्चुअल में 13 अप्रैल दिन था, बैसाखी का दिन था, सिख का बहुत मेजर फेस्टिवल होता है बैसाखी। उस दिन जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए। और ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो गांव से आए थे, फ्रॉम विलेजेस। क्या होता है कि गांव के जो लोग थे उनको इतना पता नहीं था कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो इनका मेन मकसद ये था कि हम बैसाखी सेलिब्रेट करेंगे, और बैसाखी सेलिब्रेट करने के साथ साथ गवर्नमेंट ये जो लॉज ला रही है इनका अपोज करेंगे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर हुए जलियांवाला बाग में। ठीक, तो जो अगला पॉइंट इसमें आ सकता है वो ये आ सकती है, वो आप जो लिख सकते हो वो लिख सकते हो, गैदरिंग एट जलियांवाला बाग on 13th April to celebrate बैसाखी। अब थाउजेंड्स ऑफ पीपल इकट्ठा हो गए, लेकिन शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ है। मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग 5 लोग भी इकट्ठा नहीं हो सकते। यहाँ तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल इकट्ठा हो रहे रैलीज वगैरह, प्रोटेस्ट वगैरह करने के लिए या फेस्टिवल मना के लिए और सब। ये बात जब जनरल डायर को पता चली तो ही गॉट शॉक्ड कि जब पूरे शहर में मार्शल लॉ इंपोज है तो इतने सारे लोग कैसे आ सकते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। तो उसने अपनी मिलिट्री को तैयार किया, अपने जो पुलिस फोर्सेस है उनको लेके गया। जलियांवाला बाग एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर सिंगल एंट्रेंस था, वहां पर उसने अपनी पूरी मिलिट्री को खड़ा कर दिया था, एक सिंगल एंट्रेंस को क्रॉस कर दिया था, और उसने वहां पर ओपन फायर कर दिया था। कहा जाता है कि उसने फायरिंग का ऑर्डर दिया था, लेकिन फायरिंग बंद करने का ऑर्डर नहीं दिया था। तब तक पुलिस वालों ने गोलियां चलाई थी जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हुई थी। तो आप ये मान सकते हो कि पूरा एक ग्राउंड है, आसपास वॉल है, भगने की कोई जगह नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इकट्ठा है, और जहां से एंट्रेंस है वहां से गोलियां चल रही है। तो उस कंडीशन में वहां पर शायद ही कोई बचे हो, और पूरी तरीके से वहां पर एक हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ था। और कहा जाता है कि उसमें
थाउजेंड्स ऑफ पीपल की डेथ हो गई है। एनसीईआरटी में तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल लिखे हैं, तो आपको एग्जाम में वही लिखना है कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड इन द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ठीक है, तो ये पूरी एक कहानी थी स्ट्रक्चर वे में कि किस तरीके से जलियांवाला बाग हुआ था। ठीक है, तो आप इसमें आगे लिख सकते हो कि जनरल डायर ओपन फायर ऑन द masses and hundreds of people died। हजारों लोगों की बुक के हिसाब से हंड्रेड्स ऑफ पीपल की डेथ हो गई थी। और ये जो इंसिडेंट था ये बहुत हॉरिफिक इंसिडेंट था, सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि इसका जो असर देखने को मिला था वो पूरे इंडिया में देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट कि एक फेस्टिवल मना रहे लोगों के ऊपर इस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है और इतने सारे लोगों की डेथ हो जाती है, तो एक नॉर्मल इंसिडेंट ऑब्वियसली नहीं था। तो उस टाइम पे जब लोगों को इसके बारे में पता चला और ये जो खबर फैली तो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में इस इंसिडेंट ने बहुत ज्यादा ही लोगों को गुस्सा कर दिया था। इतना ज्यादा कि ये जो रोलेट सत्याग्रह था जो गांधी जी के अकॉर्डिंग नॉन वायलेंटली स्टार्ट हुआ था, उसने एक वायलेंट फॉर्म ले लिया था। जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कंट्री में बॉम्बिंग करी गई या फिर फायरिंग करी गई, ब्रिटिशर्स के बिल्डिंग्स पर अटैक किए गए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ये वायलेंटली रोलेट सत्याग्रह प्रोसीड करने लगा। बात समझ में आ रही? पहले नॉन वायलेंट था, लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ इस इंसिडेंट के बाद में इसने कौन सा फॉर्म ले लिया? वायलेंट। तो जैसे ही रोलेट सत्याग्रह ने एक वायलेंट फॉर्म लेने लगा, लोग ब्रिटिशर्स पर अटैक करते थे, ब्रिटिशर्स उसको अपोज करने के लिए या फिर इनको सप्रेस करने के लिए वो भी अटैक करते थे। तो इस तरीके से ये एक क्लैश होना स्टार्ट हो गया था। तो इसके लिए गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया था। समझ में आ गई बात कि रोलेट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ रोलेट एक्ट के खिलाफ, फिर बाद में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ तो उसकी वजह से पूरा रोलेट सत्याग्रह वायलेंटली स्टार्ट होने लगा, वायलेंट फॉर्म में आ गया। वायलेंट फॉर्म में आ गया तो गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया था क्योंकि वो उनका ऐसा कहना था कि मासेस अभी रेडी नहीं हुए, मासेस मतलब पीपल अभी रेडी नहीं हुए हैं एक वायलेंट फाइट के लिए, सॉरी नॉन वायलेंट फाइट के लिए। क्योंकि गांधी जी का एक ही मकसद था कि हमको नॉन वायलेंटली ही लड़ना है। तो यानी कि रोलेट सत्याग्रह एक बिना किसी रिजल्ट के गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था और अपन ये बोल सकते हैं कि उसका जो मेन अचीवमेंट होना चाहिए वो अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये रोलेट सत्याग्रह एंड हो गया था। अब इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्टली आपसे रोलेट सत्याग्रह के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोल दे, जलियांवाला बाग के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोल दिया जाए, या इसको आप यूज करेंगे एज अ कॉज फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कॉजेस क्या थे। उसमें आप रोलेट एक्ट भी मेंशन कर सकते हो, उसमें जलियांवाला बाग भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा इंसिडेंस था। एनसीईआरटी में आपको एक बार मैं दिखा देता हूं। सो अगर आप इसको क्लोजली देखोगे ठीक है, ये पूरा आपको जलियांवाला बाग का इंसिडेंट, सॉरी ये नहीं, ये रहा, ये रोलेट एक्ट के बारे में बताया गया। ठीक है, क्या क्या कॉजेस थे रोलेट एक्ट के। उसके बाद में 6 अप्रैल से स्टार्ट कर दिया गया था रोलेट सत्याग्रह गांधी जी द्वारा। क्या क्या होता था रोलेट सत्याग्रह में? रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स, शॉप्स क्लोज डाउन, ये सब बताया गया इसमें। ठीक है, फिर इसके अलावा ये देखो, लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, महात्मा गांधी वाज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। अब उसके बाद में आपको 10th ऑफ अप्रैल की घटना बताई गई है जिसमें अमृतसर में किस तरीके से लोगों ने अपोज किया था और वहां पे मार्शल लॉ लगा। ये पूरा इसमें डिस्क्राइब किया गया है। देखो एनसीईआरटी में बहुत मिनिमम तरीके से बहुत ज्यादा बातें उन्होंने समझा रखी है, तो इसको पॉइंट वाइज आपको स्ट्रक्चर वे में नोट करना है और एग्जाम में भी पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है। इतने से में उन्होंने, देखो यहाँ से जलियांवाला बाग की कहानी स्टार्ट हो रही है और अगर मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूं तो ये उन्होंने ये यहाँ पर समथिंग यहाँ पर उन्होंने जलियांवाला बाग खत्म कर दिया है।
तो मतलब इतने से 5-6 लाइनों में उन्होंने जलियांवाला बाग का इंसिडेंट बता दिया, बट ऑब्वियसली जब आप आंसर लिखेंगे तो उसको एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके लिए आपको एटलीस्ट 4 से 5 पॉइंट में पूरा जलियांवाला बाग इंसिडेंट प्रिपेयर कर लेना है पॉइंट फॉर्मेट में। अपनी एक अलग से कॉपी में, सेपरेट कॉपी में वो सारी चीजें नोट कर लो कि जलियांवाला बाग में ये इंसिडेंट हुआ था, सीक्वेंस वाइज उसको नोट कर लो, ताकि जब भी शॉर्ट नोट लिखने को आए तो उसको एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, फिर आगे बढ़ोगे। ये एनुअल बैसाखी फेयर के लिए इकट्ठा हुए थे, डायर ने एंटर किया और ये पूरा इसमें यहाँ तक पूरा एक्सप्लेन किया है। इसको अच्छे से पॉइंट फॉर्म में, स्ट्रक्चर वे में लिख लेना। ठीक है, जलियांवाला बाग की जब न्यूज स्प्रेड हुई तो सब जगह उन्होंने अटैक करने लगे तो गवर्नमेंट ने भी ब्रूटल रिप्रेशन किया और लोगों को अरेस्ट करना, लोगों को पनिश करना है। देखो, सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, crawl on the street and to do salam to all sahibs. People were flogged and villages around Gujranwala in Punjab now in Pakistan were bombed. Seeing violence spread, Gandhi ji called off the movement. अब यहाँ से ये भी समझ में आ गया, यहाँ पे एक्चुअल में रीजन है, रीजन वाई गांधी जी called of रोलेट सत्याग्रह। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वाई गांधी जी कोल्ड ऑफ द रोलेट सत्याग्रह, तो आपको इसी पॉइंट में से आंसर, इसी पैराग्राफ में से आंसर लिखना है कि जो वायलेंट फॉर्म हुआ था तो उस वायलेंट की वजह से गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह वापस ले लिया था। अब इसके आगे जो है एक छोटा सा इंसिडेंट है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड, वो मैं समझा देता हूँ, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और ये अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इंसिडेंट जो मुझे समझाना था वो ये था कि एक्चुअल में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तरफ तो ब्रिटिशर्स थे, ये तो लड़ ही रहे थे, ठीक, दूसरी तरफ टर्की था। टर्की जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले, व्हाट आई एम सेइंग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले टर्की जो था, इट वाज रूल्ड बाय ऑटोमन एम्पायर, और ये एक मुस्लिम एम्पायर था। ठीक, और इसका जो हेड था वो कौन था? खलीफा। ये चीज समझ में आ गई? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले, बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले टर्की जो था, इट वाज रूल्ड बाय एन ऑटोमन एम्पायर। उस ऑटोमन एम्पायर का जो हेड था वो खलीफा था। अभी जो खलीफा था ये ना कि सिर्फ एक ऑटोमन एम्पायर का हेड था, बल्कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर भी था। ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई, मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर भी था। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो एक्चुअल में टर्की हार गया था, टर्की लॉस्ट, क्योंकि जो हारे हुई टीम थी उसके साथ ही टर्की था, तो टर्की भी हार गया था। तो हार गया था तो इस पर जो कब्जा कर लिया गया था, कब्जा मतलब इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया गया था, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स द्वारा। तो ब्रिटिशर्स टुक कंट्रोल ऑफ Turkey and removed Khalifa from his post. मतलब जो खलीफा था उसको अपनी पोस्ट पर से हटा दिया गया था, क्योंकि ऑब्वियसली ऑटोमन एम्पायर हार चुका था, ऑटोमन एम्पायर इनफैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का खत्म हो चुका था, तो उसका जो लीडर था, उसका जो राजा था, उसको वहां उसकी पोस्ट पर से हटा दिया गया था, और टर्की पर अब वापस से किसका कंट्रोल आ गया था? ब्रिटिशर्स का। अब मैंने बताया था ये पूरे वर्ल्ड की मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर था, तो क्योंकि इंसल्ट हुई खलीफा की इंसल्ट करी गई, किसके द्वारा इंसल्ट करी गई? ब्रिटिशर्स द्वारा। तो इस इंसल्ट की वजह से जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो बहुत ज्यादा अपसेट हुए। दिस इंसिडेंट मेड इंडियन मुस्लिम्स अपसेट।
और अब उनके लिए ब्रिटिशर्स जो है वो एक एनिमी बन चुके थे कि क्योंकि इन्होंने हमारे खलीफा की इंसल्ट करी है, उनको पोस्ट पर से हटाया है, तो ब्रिटिशर्स जो है वो प्रो एनिमी हो चुके थे किसके, मुस्लिम्स के। तो इसी वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मुंबई में इन द ईयर 1919 खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, अली ब्रदर्स द्वारा, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। ये अली ब्रदर्स थे, इन्होंने मुंबई में इस इंसिडेंट के अगेंस्ट खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। और ये किसके अगेंस्ट था, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अभी तक आपको सिर्फ इतना याद रखना है। इसका रिलेवेंस क्या है इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक इसको समझ लो, समझने के बाद में एक बार एनसीईआरटी का टेक्स्ट पढ़ लेना पूरी तरीके से कि एनसीईआरटी का टेक्स्ट क्या कह रहा है इसके बारे में। ये देखिए, खिलाफत इशू जो था वो हुआ था, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन एम्पायर टर्की। ऑटोमन एम्पायर का जो हेड था वो खलीफा था। खलीफा's टेम्पोरल पावर्स was taken away by the Britishers, and against this Khilafat committee was formed in Bombay in 1919. A young generation of Muslim leaders like Maulana Muhammad Ali and Maulana Shaukat Ali, they started the Khilafat movement against the Britishers. तो ये खिलाफत मूवमेंट का एक्चुअल में जो इशू था ये गांधी जी द्वारा लिया गया था किसमें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। एक बार एनसीईआरटी के टेक्स्ट को पढ़ना, इस एक्सप्लेनेशन को देखना, आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में इसमें हुआ क्या। ठीक, तो यहाँ तक की समरी और एक्सप्लेनेशन हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में जब अपन मिलेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को डिटेल में समझेंगे। अगेन 20 मिनट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरा डिटेल में अपन समझ लेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस वीडियो टिल द लास्ट। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। जो भी आपके रिव्यूज है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखना, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। और इसको सीरीज को कंटिन्यू रखना ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सके। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।